निशा अपने पिता, सौतेली माँ और सौतेली बहन के साथ रहती थी। निशा के पिता उसे बहुत प्यार करते थे, इसलिए उसकी सौतेली माँ मीनू को उसके साथ ना चाहकर भी अच्छा व्यवहार करना पड़ता था। मीनू, मुझे अभी बॉस का फोन आया था। मुझे बिजनेस की डील के लिए उन्होंने दुबई जाने को कहा है। अगर ये डील पक्की हो गई तो मेरा प्रमोशन हो जाएगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। कब तक निकलना है आपको? आज शाम को ही। तुम मेरा बैग पैक कर दो। मीनू राजीव के जरूरी सामान पैक करने लगती है। शाम हो जाती है और राजीव जाने लगता है। जाते हुए राजीव अपनी दोनों बेटियों से कहता है, तुम दोनों अपना ध्यान रखना। आप कब तक आओगे पापा? मैं जल्दी डील पक्की करके आने की कोशिश करूंगा। अब मैं भी तो अपनी बेटियों से ज्यादा समय तक दूर नहीं रह सकता हूँ। थोड़ी देर बाद राजीव चला जाता है। तभी रास्ते में उसका प्लेन क्रैश हो जाता है। जैसे ही ये खबर मीनू को पता चलती है तो वो रोने लगती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मीनू के रोने की आवाज सुनकर उसकी दोनों बेटियां उसके कमरे में आती है। क्या हुआ माँ? राजीव जी का प्लेन क्रैश हो गया है जिसमें उनकी मौत हो गई है। ये सुनकर निशा भी रोने लगती है। तभी दूसरी बेटी नीति बोलती है, माँ, आखिरी समय में पापा इस मनहूस निशा से ही बात करके गए थे। देखा, इसकी मनोशक्ल देखकर जाने से क्या हो गया? नीति, ये कैसी बातें कर रही है? तुझे समझ में भी आ रहा है तू क्या बोल रही है? मैंने जो बोला है सही बोला है। तेरी मनहूसियत की वजह से पहले तेरी माँ और अब मेरे पापा। हाँ, नीति बिल्कुल सही कह रही है। इसी की वजह से हो रहा है जो हो रहा है। दोनों की बातें सुनकर निशा अपने कमरे में जाकर रोने लगती है। इसी तरह कुछ महीने बीत जाते हैं और निशा के लिए सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। लेकिन कभी कभी उसे अपने पापा की बहुत याद आती थी। निशा और नीति में बहुत अंतर था। निशा को पढ़ाई लिखाई करना अच्छा लगता था और नीति को मेकअप करना और अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमना। एक दिन निशा अपने कमरे में बैठकर पढ़ाई कर रही होती है। तभी नीति उसके कमरे में आती है और बोलती है, क्या निशा हमेशा पढ़ाई करती रहती है? अरे भाई, लड़की है तू, अपनी खूबसूरती पर ध्यान दे। तू ही कर ये सब, मुझे इन सब में ध्यान देने के अलावा भी बहुत काम है। ये सुनकर नीति को बहुत गुस्सा आता है। वो उसी वक्त अपनी माँ के पास जाती है और बोलती है, माँ, वो मनहूस लड़की निशा मुझे डांट रही है। अब चलो मेरे साथ। क्या? उस लड़की की हिम्मत कैसे हुई तुझसे ऊंची आवाज में बात करने की और तुझे डांटने की? अभी देखती हूँ उसे। इतना बोलकर मीनू और नीति निशा के कमरे में जाते हैं। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को डांटने की? आज तक मैंने इसे कभी डांटा नहीं है। फिर तू होती कौन है इसे डांटने वाली? नहीं माँ, मैंने नीति को नहीं डांटा है। तेरे कहने का क्या मतलब है? मेरी बेटी मुझसे झूठ बोल रही है। नीति रोने का नाटक करने लगती है। देखो माँ, ये आपके सामने मुझे झूठी बना रही है। पता नहीं ये मुझसे इतना क्यों जलती है। नीति, मैं भला तेरे से क्यों जलूंगी? ना जाने क्यों तू ऐसी बातें कर रही है। बहुत जुबान चलने लगी है तेरी। रुक, अभी बताती हूँ तुझे। इतना बोलकर मीनू निशा के बाल पकड़ती है और उसे बहुत मारती है। निशा रोने लगती है। माँ, आप मुझे क्यों मार रही हो? तू इसी लायक है। तुझे हर दूसरे दिन मार खाने की आदत है। अगर आज के बाद कभी भी मेरी बेटी से बहस करने की कोशिश की या उसे डांटने की कोशिश की तो इससे भी बुरा होगा। नीति वहीं पास में खड़ी होकर मन ही मन मुस्कुराने लगती है। उसके बाद दोनों वहाँ से चले जाते हैं और निशा फिर से पढ़ाई में लग जाती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। तभी एक दिन मीनू निशा के कमरे में आकर बोलती है, मेरी बेटी की तबीयत खराब है और उसे पिज्जा खाने का मन कर रहा है, इसलिए बाहर से उसके लिए पिज्जा ले आ। लेकिन माँ, उसकी तबीयत खराब है तो उसे पिज्जा नहीं खाना चाहिए। तू मत सिखा मुझे, मैं उसकी माँ हूँ और उसके लिए क्या सही है और क्या गलत ये मैं अच्छे से जानती हूँ। तुझे जितना बोला है उतना कर। निशा पिज्जा लेने चली जाती है। जब निशा पिज्जा लेकर आ रही थी तो उसे सड़क किनारे गिरी हुई एक किताब नजर आती है। ये कैसी किताब है? इतना सोचकर निशा किताब उठाती है। अरे, इसके ऊपर तो जादुई कहानियों की किताब लिखी हुई है। मुझे इसे अपने साथ लेकर जाना चाहिए। निशा जादुई कहानी की किताब अपने साथ ले लेती है और उसे लेकर घर जाती है।
उसके बाद निशा निधि के कमरे में पिज्जा दे आती है और खुद अपने कमरे में जाकर जादुई किताब पढ़ने लगती है। उस किताब को पढ़ने के बाद निशा सोचती है, क्या सच में कोई जादुई चीज होती होगी? तभी मीनू फिर से निशा के कमरे में जाती है। क्या बैठकर टाइम पास कर रही है? बाजार से सब्जियां लेकर आ। निशा बाजार से सब्जियां लेने चली जाती है। तभी वो देखती है कि एक बुढ़िया सड़क किनारे खड़ी होकर बोल रही थी, मेरी मदद कर दो कोई। इतना बोलकर वो बुढ़िया आगे बढ़ जाती है। निशा उस बुढ़िया के पीछे पीछे जाने लगती है। बुढ़िया चलते चलते एक सुनसान इलाके में आकर रुक जाती है। तभी उसकी नजर निशा पर जाती है। अरे लड़की, तुम कौन हो? यहाँ तक कैसे आ गई? मैं निशा हूँ और मैं यहाँ तक आपके पीछे पीछे आई हूँ। मैंने देखा आप मदद मांग रही थी, इसलिए आप मुझे बताइए आपको क्या मदद चाहिए? क्या तुम सच में मेरी मदद करोगी? हाँ, मैं आपकी मदद जरूर करूंगी। आप बस मुझे काम बताइए। दरअसल कल रात को एक डायन मेरे घर आई थी और मेरी पोती को लेकर चली गई। उन दोनों में से किसी एक रास्ते से जाते हुए डायन की गुफा आएगी, लेकिन ये नहीं पता है कि कौन सा रास्ता डायन की गुफा की तरफ लेकर जा सकता है। क्या तुम डायन की गुफा में जाकर मेरी पोती को ला सकती हो? लेकिन डायन को आपसे क्या दुश्मनी है? दरअसल मैं अपने समय में एक बहुत बड़ी जादूगरनी थी और मैंने उस डायन की माँ की सारी शक्तियाँ छीनी थी, क्योंकि वो अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रही थी। इसलिए मेरे से बदला लेने के लिए उसने ये सब किया। ठीक है, मैं आपकी पोती को सही सलामत लाने की पूरी कोशिश करूंगी। इतना बोलकर निशा आगे बढ़ती है और थोड़ी देर चलने के बाद उसे दो सोने और चांदी के रास्ते नजर आते हैं। अब इसमें से कौन सा रास्ता डायन की गुफा की तरफ जाता होगा? तभी सोने के रास्ते की तरफ से आवाज आती है, निशा, आओ आओ, इस रास्ते पर कोई नहीं आ सकता है। यहाँ सिर्फ नेक दिल लोग ही आ सकते हैं। तुम मेरे रास्ते से होकर जाओ। यहाँ तुम्हें एक गुफा मिलेगा और वो गुफा सोने के सिक्के से भरी हुई है। तुम्हें जितने सोने के सिक्के चाहिए ले लेना। मैं यहाँ सोने के सिक्के नहीं बल्कि बूढ़ी अम्मा की पोती को लेने आई हूँ। निशा, मेरे रास्ते से होकर जाओ। ये वही रास्ता है जहाँ से डायन अपनी गुफा में अम्मा की पोती को लेकर गई थी। निशा चांदी के रास्ते की तरफ चल पड़ती है। थोड़ी देर चलने के बाद उसे गुफा नजर आता है। लगता है ये वही गुफा है जिसके बारे में अम्मा बता रही थी। एक काम करती हूँ, थोड़े से पत्थर ले लेती हूँ, डायन के सर पर मारूंगी जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाएगी और मैं अम्मा की पोती को लेकर आ जाऊंगी। निशा थोड़े से पत्थर उठा लेती है और गुफा के अंदर चली जाती है, लेकिन वहाँ का नजारा देखकर वो हैरान रह जाती है, क्योंकि वहाँ पर डायन और अम्मा की पोती नहीं बल्कि सोने के सिक्के थे। सोने के सिक्के तो सोने के रास्ते वाली गुफा में थे, लेकिन ये तो यहाँ है। मुझे तो लग रहा था अम्मा की पोती यहाँ होगी, लेकिन अब मैं उसे कहाँ ढूंढूं? तभी वहाँ पर एक परी आ जाती है। परी? हाँ, मैं परी हूँ। मैं वही हूँ जो अभी थोड़ी देर पहले तुम्हें एक बुढ़िया के रूप में मिली थी। अच्छा, तो असल में आप एक परी हो? हाँ, कुछ दिनों पहले मैं तुम्हारे घर की तरफ से जा रही थी, तभी मैंने देखा कि तुम्हारी सौतेली माँ तुम्हें बहुत मार रही है। मुझे उसी दिन समझ में आ गया था कि तुम बहुत दुखों से जी रही हो, इसलिए मैंने तुम्हारी मदद करने का फैसला किया। उस दिन से मैं परीलोक नहीं गई और जैसे ही तुम मुझे मिली, मैंने एक बुढ़िया का रूप ले लिया और लोगों से मदद मांगने लगी। मैं अच्छे से जानती थी कि तुम मुझे इस हालत में देखोगी तो मेरी मदद करने जरूर आओगी। ये सारे सोने के सिक्के तुम्हारे हैं। तुम जब भी चाहो इस गुफा में से सोने के सिक्के लेकर जा सकती हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद परी। सच में मैं बहुत दुखों से रह रही थी। थोड़ी देर बाद परी वहाँ से चली जाती है और निशा बहुत सारे सोने के सिक्के लेकर घर आ जाती है। निशा वो सारे सोने के सिक्के बेचकर अपना एक घर खरीदती है। जब सोने के सिक्के खत्म हो जाते हैं तो वो फिर से गुफा से सोने के सिक्के ले आती है और अपना एक बड़ा सा मॉल खोल लेती है। वहीं दूसरी तरफ मीनू और उसकी बेटी आपस में निशा के बारे में बात कर रहे थे। माँ, मैंने कल निशा को एक बड़ी गाड़ी में घूमते हुए देखा। आपने तो उसे उस दिन सब्जी लाने भेजा था
और उस दिन वो घर नहीं आई और हमें लगा था कि अच्छा हुआ घर छोड़कर चली गई, लेकिन उसे तो कहीं बहुत बड़ा खजाना मिल गया है। चल नीति, उसके घर चलते हैं। मीनू और नीति निशा के घर जाते हैं। निशा बेटी, जरा हमें भी तो बता, तेरे पास इतना सब कुछ कैसे आया? अरे मैं तेरी माँ हूँ, मुझे सब जानने का हक है। अच्छा, जब आप मुझे बेवजह मारती पीटती रहती थी और आपने तो मेरा नाम ही मनहूस रख दिया था, तब आप मेरी माँ नहीं थी। मैं बहुत प्यार से कह रही हूँ, आप दोनों मेरे घर से बाहर निकल जाओ, वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी। पुलिस की धमकी सुनकर दोनों माँ बेटी डर जाती है और वहाँ से चली जाती है। उसके बाद दोनों माँ बेटी कभी भी निशा के घर नहीं आती है। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और निशा अपना हंसी खुशी जीवन व्यतीत करने लगती है।